नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों में आग लगी हुई है। एक पुलिस वैन के साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसी के साथ ही राइट कंट्रोल फोर्स को भी तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दंगाइयों को देश का दुश्मन करार दिया और कहा कि आज की हिंसा के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा हावड़ा को निशाना बनाया है, हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोपों को खारिज किया और हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। और बंगाल में हुई हिंसा की खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। कोलकाता से जुड़े हुए हावड़ा शहर में आज शाम को हंगामा हुआ, गाड़ियां जला दी गई, पत्थरबाजी हुए और आपको जो जगह दिखा रहा हूँ ये इसी रास्ते से थोड़ा आगे उस तरफ झमेला हुआ। और जब यहाँ से रामनवमी का एक जुलूस निकल रहा था उस वक्त ये झमेला हुआ, ये जो पत्थरबाजी हुआ, गाड़ियां जला दी गई है और गाड़ियों की जो शीशा है वो भी तोड़ दिया गया है। इस वक्त यहाँ पे इलाका शांतिपूर्ण है क्योंकि पुलिस काफी मात्रा में है। यहाँ पे राइट कंट्रोल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस जगह को अभी तक सक्सेसफुली यहाँ पे कंट्रोल किया है, लेकिन आधा घंटा पहले की अगर हम बात करें स्थिति ऐसी नहीं थी। अब पुलिस पहुंच के लोगों को समझाकर कुछ हद तक इस्तेमाल कर फोर्स इस्तेमाल कर अभी नॉर्मल सी आया है। लेकिन मैं जहां पे हूँ घटना वहां पे नहीं हुआ। घटना इस रास्ते पे आगे चलकर एक 1.5 किलोमीटर आगे चलकर कहीं पे हुआ है, जहां पे पत्थरबाजी हुआ, हमारे सामने पत्थरबाजी हुआ, गाड़ियां के शीशे तोड़ दिया गया, जला दी गई और अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस है, फ्लैग मार्च हुआ है और पुलिस ने स्थिति के ऊपर काबू पाने में सफलता मिली है पुलिस को। लेकिन अभी भी फोर्स यहाँ पे तैनात है क्योंकि स्थिति अभी पूरी तरीके से सुधरे नहीं है। इस वक्त यहाँ पे है और रामनवमी के जुलूस जब निकल रहा था, दोनों आरोप और प्रत्यारोप है। किसी ने कहा कि जब जुलूस निकल रहा था तब जुलूस में जो लोग हिस्से ले रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लोग नाराज हो गए। जो जुलूस में थे उनका कहना था कि जब जुलूस निकल रहा था उनके ऊपर पत्थरबाजी हुए और पूरी तरीके से गाड़ियों के ऊपर शीशा तोड़ दिया गया, गाड़ी जला दी गई। दोनों गुट से आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है हावड़ा में और पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिली है पुलिस को। लेकिन पुलिस अभी भी तैनात है, फोर्स तैनात है और यहाँ पे इस वक्त स्थिति शांतिपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ हावड़ा से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी की रैली के दौरान हंगामा हुआ। इस रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। जैसे ही रैली फतेहपुरा मोहल्ले में पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। इलाके में तनाव की स्थिति है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश और दंगे की धारा के तहत केस दर्ज किया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभाजीनगर में देर रात हुए 2 गुटों के झगड़े ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया था। शांति बहाल करने गई पुलिस पर भी भीड़ ने हमला किया और पुलिस की गाड़ियां जला दी। पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत 2 समुदायों के कुछ लड़कों में घोषणाबाजी को लेकर हुई थी और उसके बाद वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी शुरू हुई। और आज रामनवमी के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की रोक के बावजूद शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर ये यात्रा रोक दी। कई घंटे तक लोग बैरिकेड्स के दूसरी ओर झंडा थामे नारे लगाते रहे। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पार्क में ही पूजा कर लें।
दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं के साथ बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ही करीब 1 साल पहले शोभा यात्रा के दौरान ही सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जहांगीरपुरी इलाके में आज कैसे गुजरी ये शोभा यात्रा, बता रहे शरद शर्मा। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूं। जहांगीरपुरी में पुलिस की मनाही के बावजूद भी रामनवमी के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहांगीरपुरी जो कि एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के ही जो लोग हैं, समुदाय के लोग जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। और पिछले साल जब हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो हिंसा यहाँ पर हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत इस संगठन को नहीं दी थी। इसके बावजूद भी, पुलिस की मनाही के बावजूद भी जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ ही दूरी पर, थोड़ी देर चलने के बाद ये शोभा यात्रा यहां पर पुलिस ने रोक दिया। आप देखिए भारी पुलिस बल तैनात है कि मनाही के बावजूद जो संगठन शोभा यात्रा निकालने पे अड़ा हुआ था, उसने छोटी सी शोभा यात्रा जरूर निकाली है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नाम से संगठन है, इसके आयोजनकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो शोभा यात्रा है जो पुलिस ने फिलहाल अभी रोकी है। पुलिस की बैरिकेडिंग के एक दायरे में ही ये शोभा यात्रा घूमती रही। लगभग 100 मीटर से ज़्यादा का ये एरिया नहीं होगा और अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है। हमारे साथ में दिल्ली के पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं जितेंद्र मीना साहब। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा, सर, पुलिस की मनाही है, आपने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद जो शोभा यात्रा निकल गई है, ये 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की परमिशन मांगी गई थी, उसको डिनाई किया गया था। जिनको एडवाइस किया गया था कि एक पार्क, जो ये अभी आप मेरे सामने पार्क देख रहे हैं, इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे सटे हुए रोड पे 100 मीटर ये कर सकते हैं और उसी का ये लोग पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो 100 मीटर आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, बस ठीक है, आप इस पर निकाल लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है उसको तो नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। नहीं, उस चीज़ पे भी अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट एक परमिशन आई थी, वो डिनाई की गई थी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्योंकि गैदरिंग बड़ी हो जाती है। जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। अभी इलाके में पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर हालात बिगड़ गए थे यहाँ पर। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और रामनवमी पर कई जगहों से आई हिंसा की खबरों के बीच मैसूर से सद्भाव की तस्वीरें आई, जहां पर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को मुस्लिमों ने मिठाइयां बांटी। और रामनवमी के दौरान इंदौर में बड़ा हादसा हो गया। इंदौर में रामनवमी के दिन बेहद दुखद हादसा हुआ। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज्यादा लोग गिर गए। इंदौर के पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के अंदर बावड़ी के चबूतरे पर और उसके आसपास भीड़भाड़ के कारण छत गिरी। कई लोग खुद को बचाने के लिए कंक्रीट और लोहे की जाली के मलबे से लटके कुछ पुरानी सीढ़ियों पर खड़े दिखे। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 शव अब तक वहाँ से निकाले गए हैं। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर में हवन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी वाले हिस्से पर काफी भीड़ हो गई। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे जो आगे हो रहे हवन को देखने के लिए बावड़ी वाले हिस्से पर बैठे थे। जैसे ही हवन समाप्ति की टाइम हुआ, हल्दी चढ़ाई, उसके बाद एकदम मेरे भाई गवा था, आधा मिनट पहले उठा कहीं के बस हवन हो रहा था, ये आइडिया था। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। आरती हो रही थी, मेरे
जो मामा जी की लड़की है वो पीछे खड़ी थी, मामा जी पहले खड़े थे तो मामा जी पहले गिरे, तो अभी तक उनका पता नहीं चला है। मेरा 11 साल का छोटा बेटा आज मंदिर में सेवा के लिए आया था और जिस वक्त आया उसी वक्त ये हादसा हो गया। तो उसी वक्त हादसा हुआ, उसके बाद से हम कंटिन्यू इंतजार कर रहे हैं, उसकी कभी तक कोई खबर नहीं आई है। बावड़ी में 9 फीट पानी भरा था। नगर निगम ने 3 पंप की मदद से पानी निकाला। मंदिर करीब 60 साल पुराना है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रस्सी से बनी सीढ़ी बावड़ी में डालकर लोगों को बाहर निकाला गया। अभी ऑलमोस्ट इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 9 फीट का पानी तक हुआ में उसका ड्रेन करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद मतलब एक्चुअल परिस्थिति पता चलेगा। पुलिस का कहना है मंदिर छोटा है, भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। जब तक SDRF नहीं आई थी तब तक वो पुलिस के जवानों ने कुछ लोग जो ऊपर थे उनको निकालने की कवायद की। कुछ लोगों के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है, उसको वेरीफाई करने की ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बहुत ही स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे शिवालयों में जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम था। यहाँ पे 40-50 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा है कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। राज्य सरकार बचाव और राहत के कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में निर्माण और खुदाई का काम चल रहा था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां अतिक्रमण हुआ था। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना में मृतकों के लिए 5 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर से पोस्टरों से मोर्चा खोला है। मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ 12 भाषाओं में पोस्टर्स तो लगाए ही गए हैं। अब PM की शिक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस दुष्प्रचार का जनता जवाब देगी। गुरुवार सुबह से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान के जरिए हमले करने शुरू कर दिए। पहले प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया। अरे भाई, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री पे अटैक हो रहा है? सवाल जो है वो रखे जाएंगे कि भाई देश का अगला लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश में प्रधानमंत्री जो बने वो कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे। बीजेपी ने इन पोस्टरों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस दुष्प्रचार का जवाब देश की जनता देगी। जिस प्रकार से आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, देश की जनता देख रही है और इसका उचित स्थान उचित समय पे आपको इसका जवाब जरूर देगी। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने आज हर फील्ड के अंदर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो चाहे वो बाकी काम हो, बहुत अच्छे से काम किया है और आप उनको अनपढ़ बोल रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर 12 भाषाओं में लगा दिए हैं। ये वही नारा है जिसके पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने 36 FIR दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी नारे के साथ जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जनसभा भी कर डाली थी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री पर जिस तरह के आक्रामक हमले कर रहे हैं, उससे ये बात साफ होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव किस लाइन या नैरेटिव के साथ लड़ने का मन बना रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी दिख रही है। 2 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा मामले गुरुवार को देखे गए। 3000 के पार मामले आ रहे हैं और अस्पतालों में भर्तियां भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोरोना ने पांव पसारना फिर से शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3016 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 5 महीनों में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। 29 मार्च को 2151 मामले, 28 मार्च को 1573 मामले, 27 मार्च को 1805 मामले, 26 मार्च को देश में 1890 मामले आए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की तैयारी को लेकर गुरुवार को बैठक की। अब अस्पतालों में भी मरीज आ रहे हैं।
28 फरवरी को दिल्ली के अस्पतालों में एक भी कोविड मरीज नहीं था। अब दिल्ली के अस्पतालों में 54 मरीज हैं। मुंबई में जहां महीने भर पहले 2 मरीज अस्पताल में थे, अब वो 57 हैं। तमिलनाडु में 1 महीने पहले अस्पताल में जहां 11 मरीज एडमिट थे, अब 18 हो चुके हैं। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर, कोविड के सिलेंडर्स की, LMU की, कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग की दुरुस्ती जो है वो हमने वेरीफाई की है। अभी तक जो समझ में आया, स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है कोई भी पैनिक की सिचुएशन हो। 10 दिन पहले जहां देश में कोविड की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो अब बढ़कर 1.71% पर जा पहुंची है। साथ ही 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। चिंता की बात फिलहाल तो नहीं, लेकिन एहतियातन तैयारी को लेकर चिंतन का दौर जरूर चल पड़ा है। ये जरूरी भी है क्योंकि वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर ना तो कोई शक है और ना ही कोई सवाल। ऐसे में हालात बिगड़े उससे पहले तैयारी के दम पर संभलना जरूरी है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और संसद की स्थायी समिति ने केंद्र से कहा है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी दी जाए और इसके लिए नियम बनाए जाएं। देखिए रिपोर्ट। अगर संसद की अस्थायी समिति की चली तो महिलाओं के कामकाजी माहौल में लगभग क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। समिति ने कहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय हर महीने 2-3 दिन की छुट्टी मिले। इसे मेडिकल लीव और अन्य छुट्टियों से अलग रखा जाए। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट न मांगा जाए। जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म के दौरान इस पीरियड में उनको कई तरह की शारीरिक यातनाएं, शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है और इसलिए अगर उस दौरान इनको अगर 1 दिन 2 दिन की अगर छुट्टी मिल जाए तो वो शायद बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है। समिति का मानना है कि इस फैसले से लैंगिक समानता भी आएगी, संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी। समिति ने सभी पक्षों से बात कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को मासिक धर्म छुट्टी से संबंधित नीति तैयार करने को कहा है। समिति ने सभी पक्षों से बात कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पीरियड्स छुट्टी से संबंधित नीति तैयार करने को कहा है। कई सांसदों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। हालांकि ये अंदेशा भी है कि इसकी वजह से महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल ना हो, क्योंकि हर महीने 2-3 दिन की छुट्टियां नौकरी देने वाले को खल सकती है। मेंस्ट्रुअल लीव का जो प्रपोजल दिया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता भी झलकेगी, लेकिन एक भय भी इसमें पैदा होता है कि ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, महिलाओं को लोग रखना नहीं चाहते और अगर इस तरह की छुट्टी हर महीने देनी होगी तो निश्चित रूप से उनके लिए नौकरियों में कमी आएगी, यह आशंका पैदा होती है। वैसे बिहार में 1992 से ही इस तरह की छुट्टियां मिलती रही है और केरल में हाल ही में छात्राओं को इसका अधिकार मिला है। दुनिया के कई देशों में पीरियड लीव मिलती है। जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिली तो इसे दफ्तरों में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम माना गया। अब पीरियड लीव उनके लिए माहौल को और बेहतर बना सकता है और पुरुष सहकर्मियों को उनकी जरूरतों को लेकर और ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और पीएम मोदी आज अचानक नए संसद भवन पहुंचे और वहां चल रहे काम का जायजा लिया। पीएम मोदी वहां करीब 1 घंटे रहे, साथ ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों से उन्होंने बातचीत की। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है। नया संसद भवन 64,000 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। लोकसभा में मौजूदा 543 सीट की जगह 888 सीटें होंगी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।